हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट। तो वीडियो के इस पार्ट में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद में जो छोटे छोटे टर्म्स इसमें आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको क्लासिफिकेशन में एक चीज़ बता दें, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है सॉलिड स्टेट के बारे में। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं बहुत ही टाइटली, या जो सॉलिड मैटर्स होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। उनका जो वॉल्यूम है या शेप है वो डेफिनेट होता है। तो ये बहुत ही ओरल चीज़ें हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में जाएंगे और यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड का। तो जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो दो क्लास में किया गया है। एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा आपका एमॉर्फस सॉलिड है। तो एक एक को लेकर हम चलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका ऐसा सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक डेफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो दो टर्म हैं, डेफिनिट ज्योमेट्री या फिर डेफिनिट रेगुलर पैटर्न, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब एमॉर्फस की हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये चीज़ फिर से फंसेगी। तो जो वर्ड्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं आपके, वो उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डेफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, या यूँ कह सकते हैं डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ऐसे सॉलिड जो होते हैं उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पर 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी ये जो आपका अरेंजमेंट है डेफिनिट रेगुलर पैटर्न जो है आपका, ये 3D स्पेस में होता है, तो वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेफिनिट रेगुलर पैटर्न या फिर डेफिनिट ज्योमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दीज सॉलिड्स आर सेड टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ठीक है, इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं या लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए अभी हमने ऊपर ये जो पॉइंट डिस्कस किया है इसमें बताया था कि ये जो आपके सॉलिड हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके रेगुलर डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो जब डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो होता क्या है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर रिपीट होती चली जाती हैं और एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस बना लेती हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो आपका सॉलिड है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? बहुत दूर तक जा सकता है, बहुत बड़ी परास का सॉलिड है या बहुत बड़ी रेंज वाला सॉलिड है। तो ये जो आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसका मतलब यही है कि ये आपके जो सॉलिड हैं ये अपने आप को एक दूसरे के ऊपर रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डेफिनिट रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन भी बनता है शॉर्ट आंसर टाइप का कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सेड टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो आप रीज़न में दे सकते हैं बिकॉज crystalline solids, the constituent particles of crystalline solids are arranged in definite regular pattern. Therefore, crystalline solid repeats itself periodically over entire the crystal. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है crystalline solid have sharp melting point and definite enthalpy of fusion। तो यहाँ भी आप ये जो ऊपर हमने रीज़न आपको बताया है ये यहाँ पर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट रेगुलर पैटर्न, देयरफॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग एंड डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। डेफिनिट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक फिक्स, जैसे कोई मैटर, मान लिया जैसे आयरन है, तो आयरन की एक जो फ्यूजन एंथैल्पी है वो एकदम फिक्स होती है। ये नहीं है कि वो थोड़े थोड़े समय बाद में चेंज हो जाएगी। जैसे ही उस टेम्परेचर तक आप जाएंगे तुरंत जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। बट एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं तो केवल इसी की बात करेंगे। तो ये आपका पॉइंट जो है इस पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। इसमें रीजन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। रीजन अगर पूछता है कोई भी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर डेफिनिट रेगुलर पैटर्न जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड। अभी हम ऊपर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन तो हमने दो पार्ट में कर लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपका एमॉर्फस सॉलिड। बट एक चीज़ आप रियलिटी में जान लीजिए कि जो आपका सॉलिड होता है वो बाय नेचर एमॉर्फस ही होता है, सॉरी क्रिस्टलाइन ही होता है। एमॉर्फस टाइप का जो सॉलिड है वो कोई सॉलिड नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसीलिए इनको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है कि ये बिल्कुल सही से सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन करता है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू इट्स डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे आपके तीनों हमने ये जो लास्ट के जो 3 पॉइंट हमने बताए हैं, पहले को छोड़ के पहला वाला जो है डेफिनेशन टर्म था, बाकी जो पॉइंट्स हैं इनमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है और सारे में जो आंसर्स हैं, जो रीज़न है वो सेम है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये आपके जो पॉइंट्स हैं इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे छूट जाते हैं और होता उनमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। ये आपका एक नया टर्म है, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। देखिए एनिसोट्रॉपिक सॉलिड जो होते हैं वो आपके, ये जो एनिसोट्रॉपिक वर्ड है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड जो आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट, इस तरह से। तो जो करंट है, जो भी है आपका, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो सेम आती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उस नेचर को एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। और ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको एनिसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं। तो अभी परेशान मत होइएगा क्योंकि जो एनिसोट्रॉपिक है और इसमें आपका आइसोट्रॉपिक आएगा, तो ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल बेसिक्स यहाँ पर जान रहे हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक सॉलिड भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जनरेट्स स्मूथ कट व्हेन कट विद शार्प एज इंस्ट्रूमेंट। देखिए कोई शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो वो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 2 पीसेस में कट जाता है, बट वो जो 2 कट बनते हैं वो बिल्कुल स्मूथ बनते हैं, एकदम क्लियर कट बनता है, कहीं भी उसमें इरेगुलरिटी नहीं होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता है, बिल्कुल सीधा कट बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें एग्जांपल्स में क्वार्ट्ज है, कॉपर है, जो भी आपके मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इस तरह के ही होते हैं। जिंक सल्फाइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इस तरह से। नेक्स्ट आपका जो क्लास है वो एमॉर्फस सॉलिड का है। तो एमॉर्फस सॉलिड में जैसे हम यहाँ पर डेफिनेशन टर्म की चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी डेफिनेशन टर्म की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो डेफिनेशन टर्म है। तो देखिए यहाँ पर द सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की हम बात करते हैं उसमें आपके कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं देख सकते हैं यहाँ पे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आर अरेंज्ड इन एनी रेगुलर पैटर्न। देखिए वहाँ पर क्या था, डेफिनिट रेगुलर पैटर्न, यानी कि एक ही इसमें रेगुलर पैटर्न होता था। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे रेगुलर पैटर्न्स हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इन एनी रेगुलर पैटर्न्स इन 3D स्पेस। तो जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफरेंट रेगुलर पैटर्न्स में अरेंज होते हैं या इनडेफिनिट रेगुलर पैटर्न्स में अरेंज होते हैं तो उन सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे एक पैटर्न डिफरेंट टाइप का, फिर दूसरा डिफरेंट आ गया, फिर 3-4 के बाद फिर एक आ गया, इस तरह से होता है। इसमें बिल्कुल सेम या डेफिनिट पैटर्न नहीं होता है, कोई भी रेगुलर पैटर्न कहीं भी हो सकता है, डिसऑर्डर्ड होता है। तो ये आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड्स आर सेड टू हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर की बात कर रहे थे, यहाँ उसी तरह से शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर इनको बोलने का रीज़न यही है आपका कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के वो किसी भी रेगुलर पैटर्न में होते हैं, उनमें डिसऑर्डरनेस होती है। यहाँ पर लिखा भी है हमने, द रेगुलर पैटर्न्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्कैटर्ड। स्कैटर का मतलब होता है इधर उधर सब होते हैं, फैले हुए एकदम, स्कैटर्ड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से स्कैटर्ड होते हैं इन बिटवीन, यानी कि एक दूसरे में स्कैटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट होता है वो आपका डिसऑर्डर्ड होता है, यानी कि इधर उधर होता है, एकदम ऑर्डर नहीं होता। इस वजह से इनको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आंसर मैंने यहाँ पर जो दैट्स मीन लिखा हुआ है ये आपका पूरा रीज़न है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो इस चीज़ को आप
आंसर में मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ भी हमने मेंशन किया था। दैट्स मीन में ये आपका क्या है, इस तरह से अगर कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे क्वेश्चन किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड से तो ये आपका रीज़न है, इसको आंसर में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल उल्टा है, जैसा कि यहाँ पर आपने पढ़ा था, इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता था, डेफिनिट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता था, बट इसमें नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता है, बिल्कुल इसमें समझ गए होंगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एमॉर्फस सॉलिड में वो इरेगुलरली अरेंज होता है, ठीक है। उसकी इरेगुलरिटी या इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ये जो एमॉर्फस सॉलिड है इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट ये डेफिनिट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है आधा अधूरा, यानी कि कंप्लीटली सॉलिड नहीं होते हैं ये। दूसरा एक और नाम इनका है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि बहुत ही मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड से होते हैं, बट वो जैसे ही थोड़ा सा उनका टाइम पास होता है वो क्या होते हैं, अपना जो उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो आपका ग्लास है, आप पुरानी बिल्डिंग्स में देखते होंगे कि जो ग्लास होता है उसमें वो जब सेट किया गया होगा 20 साल पहले या 10 साल पहले या 25 साल पहले, तो वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कोई भी एज आपका पतला या मोटा नहीं होता है। बट उसको आफ्टर 20 या 25 ईयर्स के बाद में देखेंगे तो वो क्या होता है, ऊपर का जो उसका एज है वो पतला हो जाता है और नीचे वाला थोड़ा सा वाइडिश हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जो आपका ग्लास था उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो लिक्विड लाइक बिहेव करते हैं, ऊपर से धीरे धीरे टेंड करते गए नीचे की तरफ, तो ऊपर से कम होते गए नीचे बढ़ते गए, इसलिए नीचे जो आपका जो आपका साइज़ जो आपका एज था वो वाइडिश हो गया, चौड़ा हो गया, और ऊपर आपका पतला हो गया। तो ये जो नेचर है ये लिक्विड्स में होता है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, यानी कि ट्रू सॉलिड नहीं बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करते चलिएगा, ट्रू सॉलिड यहाँ पर स्यूडो सॉलिड है। स्यूडो का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका जो स्यूडो सॉलिड बोला जाता है ये इसीलिए बोला जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक सॉलिड। जैसे यहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में चर्चा कर रहे थे एनिसोट्रोपिक सॉलिड, वैसे ही इसमें भी आपका होता है, इसमें आपका आइसोट्रोपिक सॉलिड होता है। देखिए यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने रिलेशन बताया था वो कैसा था, वो सेम आता था डिफरेंट डायरेक्शंस में। बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ जाती है। इसको हम आइसोट्रॉपी बोलते हैं या इस वजह से ये जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक सॉलिड हो जाता है। अभी आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी केवल आपको ये याद रखना है कि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक सॉलिड भी बोला जाता है। मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ आपसे पूछी भी आ सकती है। नेक्स्ट आपका है एमॉर्फस सॉलिड्स जनरेट्स इरेगुलर कट। जब इनको किसी शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से हम कट करते हैं तो ये एक आपका रेगुलर कट जनरेट करते हैं, इरेगुलर कट जनरेट करते हैं, यानी कि वो जिगजैग कट जनरेट होता है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं जनरेट होता। जैसे आप ग्लास लीजिए, ग्लास को किसी शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से काटिए तो बिल्कुल क्लियर नहीं करता है, उसमें जिगजैग शेप आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज ग्लास रबर एंड प्लास्टिक, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और जान लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा था क्वार्ट्ज और ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास, देख लीजिए ये आपका है क्वार्ट्ज और ये यहाँ पर मेंशन किया है क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से क्या है, किस में क्या लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ग्लास लिखा होगा वो आपका एमॉर्फस सॉलिड होगा, क्योंकि क्वार्ट्ज ग्लास के जो आपके पैटर्न्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं, जबकि जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेट होती है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आपका एग्जांपल है। एक क्वार्ट्ज लिखा है, एक क्वार्ट्ज ग्लास लिखा है। जहाँ ग्लास लिखा है, ग्लास का मतलब तुम तुरंत समझ जाइएगा कि एमॉर्फस सॉलिड है, वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आने वाली होती हैं।
नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने इससे प्रीवियसली जो स्टडी किया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टडी किया था, उसमें आपने दो क्लास के बारे में पढ़ा है, एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था, दूसरा आपका एमॉर्फस सॉलिड था। अब हम जानेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो फर्दर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्दर दो पार्ट्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मैंने आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जी बिल्कुल ये आपके जो सॉलिड हैं नॉन पोलर कोवेलेंट सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये आपके ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ऐसे एटम्स होते हैं जो कि नोबल गैसेस एटम हों। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। इसमें कौन कौन से आपके सॉलिड होते हैं, जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये तीनों आपके क्या हैं सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल आपका जैसे होमोएटॉमिक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, इस तरह से पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें एग्जांपल में देखिए आप, जैसे आपका सॉलिड हीलियम है, सॉलिड नियॉन है, सॉलिड आर्गन है, सॉलिड हाइड्रोजन है, सॉलिड CO2 है। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जांपल है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलर बॉन्ड होता है, बट CO2 मॉलिक्यूल, तो जो आपका जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग है वो पोलर बॉन्डिंग है, पोलर कोवेलेंट है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था 11th में, तो उसमें आप जाके उस वीडियो को देखिए, केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 5 में। उसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसमें बताया था कि ये जो आपका CO2 है ये लीनियर शेप में अरेंज होता है। इसमें जो ऑक्सीजन है दोनों कार्बन से लीनियर शेप में होते हैं। तो जब लीनियर शेप होता है तो जो दोनों का डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट दोनों का जब अपोजिट साइड जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, इस वजह से ये नॉन पोलर सॉलिड होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है CO2 का वो ज़ीरो आता है, तो ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको नॉन पोलर सॉलिड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है। अब बात आती है ये जो आपके सॉलिड्स हैं, इनसे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आपके सॉलिड हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स कौन सा है या इंटरेक्शन कैसी है। तो यहाँ जो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या तो वो लैंडन फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं, बंधे होते हैं, या फिर उनमें वीक डिस्पर्सन फोर्स, दोनों बात एक ही है। देखिए या तो उसको वीक डिस्पर्सन फोर्स बोलिए या फिर इसको लैंडन फोर्स बोलिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लैंडन फोर्सेस के थ्रू हेल्ड होते हैं, बंधे होते हैं, अटैच होते हैं। नेक्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड का सेकेंड पार्ट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जैसे यहाँ पे अभी हम नॉन पोलर में चर्चा कर रहे थे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, ऐसे ही आपके पोलर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका वाटर है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, HCl है, NH3, ये सब आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, दीज सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हों। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है जो आपको याद रखनी है कि इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होगा। जो आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होता है, देख सकते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखिए जैसे आपका सॉलिड H2O है तो सॉलिड H2O में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बीच में, ठीक है। जो आपकी आइस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहाँ पर जो आपका ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो आइस है वहाँ पर आपका क्या होगा इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो अदर टाइप के हैं उनमें होता है डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल फोर्सेस। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके एग्जांपल हमने नीचे मेंशन कर दिए हैं, सॉलिड HCl, सॉलिड NH3, सॉलिड आइस, सॉलिड H2O एंड सॉलिड SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेकेंड आपका जो सॉलिड है वो आयनिक सॉलिड है और मेनली इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा।
ये भी जो पूरा क्लास आप पढ़ रहे हैं इसमें हर जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं उनके बारे में आपको नहीं अभी पढ़ना है, बट ये जो आयनिक सॉलिड हैं इनके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें आयनिक सॉलिड्स को डिस्कस करना है। ये पूरा जो चैप्टर है ये इन्हीं सॉलिड्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका आयनिक सॉलिड है ये कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आयनिक सॉलिड के वो कैटायन एंड एनायन होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्सेस होता है। जो कैटायन और एनायंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज आयन, इनके बीच में कोलम्बिक फोर्सेस होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जांपल हमने मेंशन कर दिए हैं। जो भी आपके साल्ट हैं, जो आयनिक साल्ट हैं, NaCl, KCl, ZnS, CHCl और भी बहुत सारे हैं, तो ये आपके आयनिक सॉलिड होते हैं। इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिएगा क्योंकि ये आपको डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में। थर्ड आपका जो सॉलिड है मेटालिक सॉलिड है। तो यहाँ पर बहुत आसान है ये। मेटालिक सॉलिड में केवल मेटल एलिमेंट्स ही होते हैं और उनके बीच में हमेशा इंट्रैक्शन कैसा होगा, मेटालिक इंट्रैक्शन होगा या मेटालिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। तो यहाँ दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं मेटालिक सॉलिड के वो क्या हैं, कैटायंस होते हैं। कैटायंस या फिर उसको हम कर्नल्स भी बोलते हैं, या दूसरे वर्ड्स में मेटालिक आयंस भी बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करने की टेंडेंसी होती है तो मेटल हमेशा कैटायन ही बनाता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन ही बनाता है। तो यहाँ पर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैटायन हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये किसके कैसे हेल्ड हैं, इनके बीच में फोर्स क्या है, वो आपका मेटालिक बॉन्ड है। जितने भी मेटल्स आपके हैं वो सारे के सारे मेटालिक सॉलिड में आते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो कौन से हैं, ठीक है, कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। दूसरा उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कैसी है, ठीक है। दो सभी में आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लास्ट सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि नेम लिखा हुआ है कोवैलेंट सॉलिड, तो यहाँ से आप तुरंत समझ लीजिएगा कि जो आपके कोवैलेंट सॉलिड हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन मेटालिक एटम होते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक एटम होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो फोर्सेस याद रखना है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि इन पे जो है मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट सॉलिड हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो नॉन मेटालिक एटम हैं, और इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो आपकी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कोवैलेंट सॉलिड के, ये आपके कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, हेल्ड होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दीज सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटालिक एटम्स एंड दे आर हेल्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, नॉन मेटालिक एटम हैं। और दूसरी बात इसमें जानने वाली क्या है, इनके बीच में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, कोवैलेंट इंटरेक्शन है। अब बात आती है इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायमंड है, को कार्बोरंडम है। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो पंचर बनाने वाला रेग माल होता है उसके ऊपर जो दानेदार सब्सटेंस होता है वो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ये बहुत ही एब्रेसिव होता है। एब्रेसिव का मतलब आपको बहुत ही रफ सरफेस अगर जनरेट करना है तो उसके लिए इस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ग्रेफाइड है, क्वार्ट्ज है, बोरान नाइट्राइड है, Bn इसका फॉर्मूला है। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसे क्वार्ट्ज बोलते हैं। अब बात आती है इसमें जो इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, इसमें नोट हमने लिख रखा है। पहला जो नोट है, डायमंड जो है उसका जो कार्बन होता है, जितनी भी कार्बन है इसमें, जो मतलब कार्बन से ही बना होता है, टोटल उसमें कार्बन ही होते हैं। डायमंड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि वो टेट्राहेड्रली एक दूसरे कार्बन से अटैच होता है, या यूँ कह सकते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रॉन या आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उसको स्टडी करिए। तो कार्बन जो है आपका डायमंड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट जो ग्रेफाइड है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसमें पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, उसमें पाई इंट्रैक्शन भी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट जो डायमंड है उसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं,
केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स ही होते हैं। और जो आपका ग्रेफाइट है उसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी आता है स्ट्रक्चर में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डायमंड में जो कार्बन है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। ग्रेफाइट में जो कार्बन है उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इनके टाइप आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ग्रेफाइट जो है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बट जो डायमंड है वो पुअर कंडक्टर है, वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही आपके कार्बन से बने हैं और दोनों ही आपके कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो ग्रेफाइट है उसका नेचर कंडक्टर की तरह होता है। इसका रीज़न क्या है? देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब बता रहे थे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायनेमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज को कैरी करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डिलोकलाइजेशन होता है ओवर द ऑल कार्बन। जितने भी कार्बन होते हैं ग्रेफाइट में सभी पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ये रीज़न है ग्रेफाइट के गुड कंडक्टर होने का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड, यानी कि डायमंड जो है बहुत ही हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो 3D नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट टेट्राहेड्रॉन होता है, या जो 3D नेटवर्क होता है या जो आपके कार्बन हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में या 3 डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं। टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है कि एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो। देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखना चाहें तो मान लिया जैसे एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका क्या है? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो आपके सर्किल आपको दिख रहे हैं ये एटम्स नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिए टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। ये जो आपके सर्किल दिख रहे हैं यहाँ पे एक सेंट्रल में सर्किल है। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि यहाँ पर कार्बन है सभी जगह पर, तो ये आपका क्या है? टेट्राहेड्रल है, स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ठीक है। कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है। अगर यही कार्बन अपनी जगह छोड़कर चले जाएं तो यहाँ पर खाली स्पेस हो जाएगा। तो अब जो ये आपका स्केलेटल बचा है, इसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो जो वहाँ पर हमने मेंशन किया है वो ये चीज़ है आपकी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है एक और है, ग्रेफाइट जो आपका एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है या उसकी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो जो आपका ग्रेफाइट है वो एक एज लुब्रिकेंट है। इसका मतलब इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, ठीक है, ग्रेफाइट में लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती हैं, सरक सकती हैं, खिसक सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन लेयर्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस वर्क करते हैं जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट सॉलिड और गुड सॉलिड लुब्रिकेंट बिकॉज द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लाइड ओवर अनदर, यानी कि जो आपके स्लाइड्स हैं उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकते हैं, खिसक सकते हैं। तो ये आपके कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है, और वो जो क्वेश्चंस हैं आपके वो वीडियो बेस्ड हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा ताकि अच्छे से उनको आप कर सकें। और जो लोग अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे।